Another day, another show, and the day is going on. Day 2 of Pakistan versus England is going on. और एकदम से कहानी में ट्विस्ट आया जहां आपको लग रहा था कि अब बेन डकेट हमारे साथ वही करेंगे जो शायद पिछले मैच में जो रूट ने किया था, हैरी ब्रूक ने किया था, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. उनकी विकेट गिरी एंड द गेट्स वर ओपन एंड नाउ राइट नाउ इंग्लैंड इज 225 for 6 एंड इंग्लैंड इज ट्रेलिंग बाय 141 रन. यानी जो हमने स्पिन का फांसा डाला था, स्पिन का जाल बिछाया था, शायद कहीं ना कहीं वो काम कर गया. कितना और आगे काम करेगा उसके हवाले से बात करेंगे, और कितनी अच्छी अप्रोच थी या कितनी ये बुरी अप्रोच थी जो अच्छी साबित हो गई है उसके हवाले से बात करेंगे. मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान. बिल्कुल सवेरा, जैसे भी आपने कहा कि अचानक से ये बिल्कुल प्रोग्राम शुरू होने से चंद मिनट पहले ही खेल में तब्दीली आई है, और शायद इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे पाकिस्तान के स्पिनर्स के 5 बजे से पहले कुछ विकेटें हासिल करें ताकि उनके बारे में कुछ अच्छी गुफ्तगू हो सके. तो ये बेस्ट ऑफ लक, आप ये सिलसिला जारी रखें और जितना अच्छा खेलेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी बातें पाकिस्तान के बारे में हो सकेंगी. अब देखना ही है कि आने वाले जो ओवर्स हैं, चूँकि अब बॉल वो स्पिन होना शुरू हो रहा है, जिसके बारे में इस जो पिच जैसा बनाया गया, तो ये जो आखिरी 2-3 आउट हुए हैं ये तो बिल्कुल इसमें नज़र आती है लाइन के ऊपर बॉल की है पाकिस्तान के स्पिनर्स ने. बिल्कुल, और मतलब वो कहते हैं ना, अचानक से अभी हम ऑन ईयर आने ही वाले थे तो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, एहसासात बदल गए. एंड चेंज इन ओपिनियन जब ही हो जाता है जब आप देखते हैं कि हाँ जी विकेट के कॉलम में विकेट्स गिरना शुरू हो गई. बिकॉज वक्तन पर वक्तन हमने शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना 20 विकेटें लेनी है, 20 विकेटें लेनी, मगर हाफिज बातों तक ही रही, वो बात हो नहीं पा रहा था. लेकिन अब देखिए, अब जारी है, अब शायद अब ये उम्मीद नज़र आ रही है कि 20 विकेटें तो उस वक्त लेंगे जब पहली 10 लेंगे. तो पहली 10 लेने की तरफ तो हम बढ़ गए हैं, जो उन्होंने खुद भी कहा था कि 20 तो क्या, हम 10 विकेटें भी नहीं ले पा रहे हैं. तो ये पाकिस्तान अब उस तरफ बढ़ रहा है यहाँ पर इस टेस्ट मैच में सवेरा, कि पाकिस्तान 20 विकेटों की तरफ जा सकता है. लेकिन अभी भी चूँकि बैटिंग अच्छी है ना इंग्लैंड की, स्टोक्स आउट हुए हैं, ठीक है, और उससे पहले आप देखते हैं बेन डकेट 100 बनाकर आउट हुए, उससे पहले जो रूट को भी उन्होंने आउट किया, जैक क्रॉली भी आउट हुए, तो जो हैरी ब्रूक आउट हो गए. आपके जो डेंजर मैन थे उन्होंने कोई रन्स नहीं जोड़े और वो 9 रन बना के गालिबन हैरी ब्रूक जो है वो तो अब पाकिस्तान बढ़ रहा है उस तरफ. अब अगर कोई पार्टनरशिप नहीं लगती है तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा. पाकिस्तान के लिए सबसे अहम यही है कि अब बाकी मानदा ओवर्स में इंग्लैंड की सारी बैटिंग को घर भेज दे. बिल्कुल बिल्कुल. सो हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं. मैं और हाफिज ही आज बात नहीं करते रहेंगे, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं. पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, चीफ सिलेक्टर अजहर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सवेरा, आपने इनवाइट किया. अजहर साहब, सबसे पहले तो इस वक्त जो जिस सिनेरियो में पाकिस्तान टीम आके खड़ी हुई है, पिछले मैच के बाद आज ऐसा लग रहा है कि कुछ हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग. मुसलसल बॉलर्स कुछ ना कुछ ट्राई करते रहे, बैटर्स की गलतियों का इंतजार नहीं किया, खुद कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश की. नहीं, देखें, जो असल पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ना, वो है पिच. और ये पिच पर आज 5वां दिन नहीं, 7वां दिन है, 9वां दिन है. आप अगर ऐसे लगाए तो 9वां दिन है, वैसे चले खेलते हुए 7वां दिन है. तो अब वो सिचुएशन आ गई है जब बॉल जो है ना वो थोड़ा सा बाइट करना शुरू हुआ है, और बॉल में जो अनइवन बाउंस है वो नज़र आ रहा है. ख़ास तौर पे अभी हैरी ब्रूक की जो विकेट है, आप देखें कि वो बैकफुट पर खड़ा था, उसने उसको क्योंकि बॉल इतना टर्न हुआ, ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, और उन्होंने बैकफुट पर पंच करने की कोशिश की, गैप में से निकला और बोल्ड हो गए. आई थिंक कि ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान की टीम के लिए कि वो मैक्सिमम लीड जो है ना वो हासिल करे. और क्योंकि ये जो पिच है ना अब ये बेहतर नहीं होगी, बल्कि ये फ्रॉम बैड टू वर्स्ट जो है ना उसके जाने के चांसेस हैं. तो आई थिंक कि जो पहली इनिंग की जो लीड होगी ना, दैट इज गोइंग टू क्रिएट ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम यू फॉर द टीम विच इज गोइंग टू बैट ऑन द लास्ट. तो ऑब्वियसली पाकिस्तान ने टॉस जीता है, 360+ रन किए हुए हैं. तो उससे अब हमारा जो माइंड सेट है ना, और हमारे जो स्पिनर्स हैं, उनको रन्स लीक नहीं करने और मैक्सिमम लीड हासिल करनी है. बिल्कुल ठीक है. अच्छा खान साहब, ये जो आपने पिच का जिक्र किया है और आपने लीड का जिक्र किया है, अब पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा अहम यही होगा कि इनकी विकेटें जो रन्स ऑन बोर्ड किए हैं सारी की सारी इंग्लैंड उससे पहले आउट करे, कोई पार्टनरशिप ना लगे. अगर लग जाती है, अगर लीड वो ले जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा. नहीं, बिल्कुल. आप देखें, अगर इंग्लैंड जो है ना वो इवन के 30-40 या 50 रन के करीब भी पहुंच जाता है लीड में पाकिस्तान के, और पाकिस्तान 50 रन की लीड भी लेता है, तो दिस मैच इज़ वाइड ओपन.
क्योंकि फिर थर्ड इनिंग जो होगी ना उसमें पाकिस्तान हैज़ बीन स्ट्रगलिंग थ्रू आउट दोज टू बांग्लादेश मैचेस। आपने देखे वो पूरी सीरीज में हम सेकंड इनिंग में फ्लॉप किया और हम मैच हार गए, और फिर आखिरी मैच आप देख लें जो कि इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया, उसमें भी यही आपको नज़र आया कि जो थर्ड इनिंग थी ना वो बहुत क्रूशल थी, हम क्रम्बल कर गए और इंग्लैंड आराम से इनिंग से मैच जीत गया। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम लीड से एक आपके बैटिंग का जो एक तरीका कार है उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, और जब लंबी लीड होती है ना तो उसमें ये होता है कि फिर जो दूसरी टीम है थोड़ी सी डिफेंसिव में चली जाती है, वो आउट करने के बजाय वो कहते हैं कि रन्स को स्क्वीज करें। मगर यही पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा चांस है कि हमारे स्पिनर्स जो है वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, यके बाद दीगरे विकेट्स भी जैसा कि आपने बताया ले रहे हैं। तो आई थिंक कि पाकिस्तान के बॉलर्स को ना अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पिच वैसी बॉलिंग करनी चाहिए। बिल्कुल। अजहर साहब, हमने क्योंकि जिस तरह आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट के मैच की बात की, अभी इंग्लैंड के पहले टेस्ट मैच के हवाले से बात की, हमने पहली इनिंग में स्कोर सेट किया, बड़ा अच्छा हमने एक टोटल हमारे सामने आया इनिंग का, और इवेंचुअली हमारे बॉलर्स ने उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं किया। आज हमारे बॉलर्स रिस्पॉन्ड करते हुए दिख रहे हैं, क्या हम अभी से मान लें कि वी हैव फाउंड बैक व्हाट पाकिस्तान स्ट्रेंथ वाज, या फिर इट इज़ टू अर्ली टू से? बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और इस पर अगर आप थोड़ा सा माजी में चले जाएं तो पाकिस्तान की जो क्रिकेटिंग अवेयरनेस है, या आप क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस कह लें, या वो चीज़ जो आपको नज़र आती है कि आपका स्ट्रॉन्गर पॉइंट कौन सा था। बिल्कुल। हम पिछले 5-4 टेस्ट मैचेस में हम उस पर बिल्कुल वर्क नहीं कर सके। पहली दफ़ा मेरा ख्याल है, देखिए एक चीज़ है कि क्रिकेट में ना कंडीशंस आपके मुवाफिक हों तो आप उसको यूटिलाइज भी करते हैं। अब पाकिस्तान की टीम के बॉलर्स के लिए 3 स्पिनर्स खिलाना, एक फास्ट बॉलर खेलना, ये बिल्कुल जाहिर सी बात है। ये जो है जिस प्लान से वो गए हैं, ये ऑब्वियसली अगर उस प्लान को आगे सही तरह एग्जीक्यूट कर लेते हैं सक्सेसफुल। देखिए एक जो आपने सवाल किया ना कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है, हम उस पर जाए नहीं है, तो ये बड़ा एक सवाल उठता है ना। जो पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट थी, ये मैनेजमेंट जिसमें 2 फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं, वो फास्ट बॉलर्स अपनी फास्ट बॉलर्स की जो परफॉर्मेंसेज हैं या जो उनका मसाइल है उनको नहीं समझ पाए। एक फास्ट बॉलर सिलेक्शन कमेटी में आया, उसने आते साथ ही फैसला कर लिया नहीं इनको आराम की ज़रूरत है। नहीं देखें, आपने पहला टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला, आपने सारे फास्ट बॉलर खिला दिए, यू डिडंट प्ले विद एनी स्पिनर, स्पेशलाइज्ड स्पिनर। उसका क्या हुआ कि आपके जो बॉलर्स थे ना वो उतनी लंबी बॉलिंग नहीं कर सके, फिजिकली दे वर नॉट फिट इनफ, तो उसका आपको खमियाजा क्या भुगतना पड़ा कि वी लॉस्ट दैट टेस्ट अगेंस्ट बांग्लादेश। अब यहाँ पर जो माइंडसेट है ना उसमें एकदम एक चेंज आई है। उस चेंज का क्या फ़ायदा ये हुआ कि अब आपके जो वो बॉलर्स थे जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में काफ़ी एक्सपीरियंस रखते थे, आउट भी करते रहे हैं, लंबी क्रिकेट भी खेलते हैं, नुमान अली, अब आप देखें कि अगर उसको वो टेस्ट मैच नहीं खिलाया जिसमें उसकी ज़रूरत थी तो उसका क्या फ़ायदा, इसका नुकसान क्या हुआ कि आपके पास एक जेन्युइन स्पिनर था ना, आपने इब्रार के ऊपर बहुत बैंक किया। जब इब्रार बिल्कुल फेल हो गया था बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो हमें वहीं रियलाइज़ करना चाहिए था कि हम उसकी जगह कोई एक अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर या राइट आर्म लेग स्पिनर या ऑफ स्पिनर हम खिलाते, बट वी डिडंट डू दैट, वी केप्ट हिम प्लेइंग विद इब्रार। तो मेरे अपने ख्याल में जो अभी हाफिज साहब ने बात की है ना कि वो हमारा माइंडसेट जो है ना उसको हमने चेंज किया। Instead of going with the 4 fast bowler or 3 fast bowler, we went with 3 spinners, specialized spinners, और उसका आपको फ़ायदा ये हुआ कि इंग्लैंड की टीम इस पर स्ट्रगल करती नज़र आ रही है। इंग्लैंड की टीम स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन खान साहब बड़े गुस्से में गए हैं बाहर बेन स्टोक्स भी, आउट नहीं होना चाह रहे थे। इसका मतलब ये, हालांकि बॉल जब ये उनको पता है कि कंडीशंस थोड़ा बेहतर हैं स्पिन बॉलर्स के लिए, लेकिन उसके बावजूद विकेट गंवाकर उनको कोई इतना ही नहीं गया, पिच के ऊपर नहीं डाला। इसका मतलब ये जैसे जिस तरह का उन्होंने रद्द अमल दिया बाहर जाते हुए। हफ्सा पता क्या बात है, ये मेरा ख्याल है कि बेन स्टोक आफ्टर लॉन्ग ले ऑफ आ रहे हैं, उनको ना अपनी बैटिंग पर बहुत ज़्यादा एतमाद होता है। ही ओनली बोल्ड 5 ओवर्स इन दिस मैच अप टिल नाउ। अब मुझे ये महसूस होता है कि बेन स्टोक इज़ अ वेरी वेरी गुड स्ट्राइकर ऑफ क्रिकेट बॉल, मगर जिस तरह की कंडीशन है ना, जब तक आप इस पिच पर वक्त नहीं गुजारेंगे, आप बॉल के स्पिन को, उसके बाउंस को और उसका जो भी वेरिएशन है उसको जब तक आप नहीं देखेंगे,
آپ کے لیے رنز کرنا ایک دم بہت مشکل ہوتا ہے. آپ جو روٹ کی اننگ دیکھیں تو جو روٹ ہمیں اس کلاس میں نظر نہیں آیا جس کلاس کے وہ ہم نے انہیں ہمیشہ دیکھا ہے. تو وہ اننگ جو ان کی پہلے ٹیسٹ میچ میں ملتان میں تھی اور اب کی اننگ میں نا وہ رنز نہیں کر سکے, وہ فلیئر ہمیں انہیں نظر نہیں آ رہا. دیٹ از اونلی بیکاز کہ پچ جو تھی نا وہ کنڈیوسو نہیں تھی اسٹروک میکنگ کے لیے. اور بین ڈکٹ نے جو 100 کیا ہے نا حافظ صاحب, آئی تھنک کہ یہ ان کی بیسٹ اننگ ہوگی انڈر دی سرکمسٹانسز. بالکل ان دیز کنڈیشنز. اور سویرا ان کا جو سب سے اچھی جو مجھے چیز نظر آئی نا ان کی اننگ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں انہوں نے کنونشنل سٹروکس نہیں کھیلے, انکنونشنل سٹروکس کھیلے ہیں. ریورس سویپ کھیلی ہے, سوئچ ہٹنگ کی ہے. انہوں نے اسپنرز کو نا حاوی نہیں ہونے دیا. انہوں نے ہر طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی. مطلب اگر آپ بین ڈکٹ کی اننگ آپ پوری اینالائز کریں تو اگر بال نیچے بیٹھ رہا ہے تو وہ بالکل جب ہم ایک کروڈ لینگویج میں کہتے ہیں نا جھاڑو مار دینا, وہ بالکل وہ اس طرح کا شاٹ, وہ ہی میڈ شور کہ کسی نہ کسی طرح میں رن سکور کرنے میں نے چاہے جس طرح بھی کروں. آپ وہ جو سویپ مار رہے ہیں آپ دیکھیں وہ 2 یا 3 ڈیفرنٹ قسم کی سویپس کھیلی ہیں. ایک انہوں نے مڈ وکٹ کے اوپر سے بھی کھیلا ہے, اسکوائر لیگ کے اوپر سے بھی کھیلا ہے, ایک اوپر سے نیچے لے کے آئے ہیں, اور ایک بالکل کارپٹ شاٹ جو ہوتا ہے نا وہ انہوں نے کھیلی ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو بال کی لینتھ کا, بال کی سپن کا اور بال کے باؤنس کا بہت اچھی طرح اندازہ تھا کہ میں نے ان سپنرز کو کس طرح ان کے اوپر حاوی ہونا ہے. اینڈ دیٹس واٹ ہی ہیز ڈن ان ہز اننگ. خان صاحب بین ڈکٹ کی اننگز کو دیکھتے جو روٹ اور جو ناکامی ہوئی آج انگلینڈ کے لیے بڑی وہ یہ تھی کہ جو روٹ نے بھی رنز نہیں کیے لمبے اور ہیری بروک بھی جلدی چلے گئے. تو زیادہ رنز بنا لیے پہلے ٹیسٹ میچ میں, یہ اس طرح سے بھی کچھ چل سکتی ہے چیز؟ لا آف ایوریجز. یہ بیٹر کا نا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک بہت اچھی اننگ, بہت لمبی اننگ کھیلی ہو نا تو ایک تو آپ تھوڑا سا اوور کانفیڈنس ہوتے ہیں, اور سیکنڈلی نا وہ کہتے ہیں نا لا آف ایوریج. تو لا آف ایوریجز جو ہے وہ کہتی ہے کہ بھئی اب آپ کو اگر رنز کرنے ہیں نا, حالانکہ بین ڈکٹ نے اس کو غلط پروف کیا ہے, اس نے پہلے میچ میں بھی 82 رنز کیے تھے, اب انہوں نے 100 کیا ہے. مگر یہ ہے کہ وہ جو کنسنٹریشن لیول, وہ کھیلنے کا انداز, وہ پچ جس پر پہلے ٹیسٹ میچ میں آپ کے دونوں کھلاڑیوں نے, ہیری بروک نے اور جو روٹ نے کتنی لمبی پارٹنرشپ کی, تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب نا وہ تھوڑا سا مینٹلی نا وہ سلگش ہو گئے تھے. پچ میں بال بائٹ کر رہا تھا, وہ ان کو وہ سٹروکس نہیں مل رہے تھے جس کے وہ عادی تھے. تو آئی تھنک کہ یہ کریڈٹ مسٹ بی گیون ٹو دی پاکستانی بالرز.